हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों करने वाले हैं घनानंद कवित्त की प्रश्नोत्तरी, जिसके प्रथम 10 जो छंद हैं, सवैया और आपके कवित्त हैं, वो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगे गए हैं। और 3 वीडियोज़ के माध्यम से इन सब की आपको पूरी तरह से संपूर्ण 2-2, 3-3 बार व्याख्या है वो करवा दी गई है। आज हम क्वेश्चनों के साथ में भी जितनी व्याख्या हो सकेगी करने की कोशिश करेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो लगातार पसंद आ रही होंगी। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जितनी रचनाएं हैं वो आपको करवा दी गई हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आप बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों का ये संग्रह है। बहुत ही दोस्तों बारीकी से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं यदि गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, ये जो कथन है दोस्तों आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, और ये कथन है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह एक पंक्ति किसकी है? बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद। तो बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, कि लोग हैं वो तो क्या है, कवित्त बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे तो क्या है, मेरे ही कवित्त मुझको बनाते हैं। वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरति है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? चिंता, स्मृति, उन्माद, प्रलाप। तो यह प्रश्न भी आया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में। वह मुस्क्यानी, वह मृदु वतरानी, वह लड़कीली वानी आनी उर में अरति है। तो इसमें दोस्तों कौन सी दशा हो जाएगी? हमारी 10 दशाएं बताई गई हैं वियोग की, उसमें से हो जाएगी हमारे स्मृति। कि जो नायिका है या नायक है वो क्या कर रहा है? मुस्कान को, अपने प्रियतम या प्रियतमा की, किसको? मृदु वतरानी, मृदु बातों को, और ललक वाली उनकी वाणी को क्या कर रहा है? उर में उसके में अड़ती हैं, यानी उनको क्या कर रहा है? याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो यहाँ पर स्मृति नामक दशा है वो हो जाएगी। स्मृति नामक संचारी भाव है, वो भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेली, रस विलास। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो दोस्तों इश्कलता है, सुजान हित है, वियोग वेली भी है, लेकिन रस विलास है दोस्तों वो घनानंद की नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? देव की रचना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है। तो देखिए, हम जो जहाँ से क्वेश्चन हमने दोस्तों बनाने का प्रयास किया गया है, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने टीका करी थी घनानंद कवित्त के नाम से, और जिसका भाष्य किसने किया है? भाष्य जो करता है दोस्तों वो हैं इनके चंद्रशेखर मिश्र। चंद्रशेखर मिश्र हैं। तो आरपीएससी जब उसको किसकी मानती है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही नाम लेकर के कहती है। तो हमने भी क्या है, चंद्रशेखर मिश्र का भाष्य है, वहाँ से भी क्या है, उन्होंने कुछ उसका विस्तार किया है, कुछ बदलाव किया है। तो वहाँ से ना लेकर के हमने किसका किया है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही नाम दिया है, क्योंकि ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ऐसे ही हमने कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार ये बताइए, संगत बताइए, संगत बताइए। तो यहाँ पर देखिए, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है। यहाँ लपेटी से आशय है आवरण के रूप में लिपटना, लाज से संयुक्त चितवन, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रहना, रहस्यात्मक भावों से परिपूर्ण। बताइए कौन सा अर्थ है वो इनकी व्याख्या के अनुकूल नहीं है? तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो कहते हैं कि लज्जा है
वो किस तरह दोस्तों नज़रों में क्या है, लिपटी हुई है। और ये लिपटना है वो क्या क्या है, रैपर के अनुसार नहीं, यानी केवल आवरण के रूप में लिपटना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि लज्जा क्या है, नेत्रों में संयुक्त हो गई है, आंतरिक रूप से उसमें क्या है, भरी हुई है। तो यहाँ पर आवरण के रूप में लज्जा नहीं है, बल्कि क्या है, संश्लिष्ट रूप में दोस्तों, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रूप में रहना है, लगी हुई है, उसमें रहस्यात्मक भावों से परिपूर्ण है, ये भी विश्वनाथ जी बताते हैं। और लाज से संयुक्त चितवन है, ये भी बताते हैं। ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला। लपेटी से आशय दोस्तों आवरण के रूप में लपटना नहीं है, बल्कि क्या लिया गया है यहाँ पर, लाज्जा के रूप में क्या, संश्लिष्ट रहना। आगे चलते हैं। जो कहूँ भाव तो डीठी परे, घनानंद आंसुन अवसर गारती। उक्त पंक्ति में घनानंद का अर्थ नहीं है। आनंदपूर्ण दृष्टि, कवि का नाम, घने आनंद वाले आंसू, आनंद के बादल। तो देखिए क्या है कि जो कहूँ भाव तो दीठ ही पर है घनानंद। तो घनानंद माने दोस्तों क्या हो जाएगा, कई कई जगह कई कई अर्थ हैं, वो आपको अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अर्थ है दोस्तों, कवि का नाम घनानंद है, बिल्कुल सही बात है। घना आनंद आंसुन, घने आनंद वाले आंसू, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आंसुओं के संदर्भ में ही आ गया है। इसका अन्वय इससे हो जाएगा, घनानंद से आंसू का अन्वय हो जाएगा। और घना आनंद यानी आनंद के बादल, आनंद घन, घन माने होता है बादल। लेकिन आनंदपूर्ण जो दृष्टि है ये विकल्प है, वो संगत नहीं है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस पंक्ति का दोस्तों अर्थ क्या है कि जो कहूँ भाव तो डीठी पर है। वो कहती है कि भाई पहले तो तुम मेरे हृदय में प्रेम जगा करके चला गए, और अब क्या है, मुझको देखते भी नहीं हो, और मुझे तुम्हारे देखने की जो अभिलाषा है लगातार बनी रहती है। और कहीं पर यदि मेरा जो प्रिय है, भाव तो माने बहाने वाला प्रिय, जो कहीं दीठी पर है, मेरी नज़र में पड़ जाता है, तो घनानंद आंसुन अवसर गारती, तो घने आनंद वाले आंसुओं के कारण अवसर गारती, अवसर माने जो अवसर है वही गारती माने गिर जाता है। यानी आँख में उल्लास के कारण, इतने ज़्यादा आनंदातिरेक के कारण इतने ज़्यादा आंसू आ जाते हैं कि वो प्रिय सामने होते हुए, दिखाई देते हुए भी मुझे नहीं दिखता है। यानी जो देखने का जो अवसर था वो भी क्या है, हाथ से निकल जाता है। तो ये हो जाएगा, पहला विकल्प है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजत काननी छुए, हंसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती हो है, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जा बलि द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिह मनोरूप अवैध्वर च्वय। बताइए। तो घनानंद के इस छंद के विषय में असंगत कथन आपको बताना है। यह रूप छटा का वर्णन है, अंगदीप्ति का वर्णन है। इसमें मुख नेत्र वाणी के साथ ही लट मुक्ता माला का भी वर्णन है। रूप वर्णन में कवि आंतर पक्ष प्रधान है। इसमें विषय पक्ष प्रमुख है, ना कि विषयी पक्ष। कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर रूप छटा का वर्णन है। तो देखिए, सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजत कानन छुए, ठीक है, हंसी बोलन में छवि फूलन की। तो ये बिल्कुल लाइन दोस्तों सही है। अभी इस पर और आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आपको ज़रूर व्याख्या करके थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रियतम के क्या है, रूप छटा का वर्णन है, और अंगों का क्या है, विशेषकर रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें देखिए मुख का भी है, आनंद का, नेत्र का भी है, ठीक है, और वाणी का भी है, हंसी बोलन में छवि फूलन की, लट का भी है, लट लोल कपोल, मुक्ता माला का भी है, ठीक है, कल कंठ बनी जल जावली द्वय। रूप वर्णन में कवि आंतर पक्ष प्रधान है। ये भी वाल दोस्तों, ये सारे जो जितने भी आपके रीति मुक्त कवि हैं, तो उनके रूप वर्णन में कवि का क्या है, आंतर पक्ष प्रधान पाया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, विश्वनाथ जी ने लिखी है। इसमें विषय पक्ष प्रमुख है, ये उल्टा कर दिया है। इसमें विषयी पक्ष प्रमुख है, विषय पक्ष प्रमुख नहीं है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। घनानंद की रचना की यह वैषम्य मूलकता या विरोध वृत्ति केवल शब्द साधना नहीं है। हिंदी के अन्य मध्यकालीन स्वच्छंद कवियों में विरोध वृत्ति
सार्वत्रिक ना होकर क्वचित है। घनानंद की रचना में यह सार्वत्रिक है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्याचार्य चंद्रशेखर मिश्र शास्त्री। तो इनके ही बेटे का नाम है दोस्तों चंद्रशेखर मिश्र। तो ये जो कथन है दोस्तों किसका हो जाएगा? हमारे विश्वनाथ जी का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अखियाँ दुखियान कोवानी परी, घनानंद की इस पंक्ति में कोवानी शब्द का अर्थ क्या है? बुरी वाणी, कुदृष्टि, बेचारी, बुरी आदत। तो यहाँ पर ये भी एपी में आया वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोवानी, को माने बुरी और वाणी माने आदत। तो यहाँ पर दोस्तों वाणी माने वाणी नहीं होगी, वाणी यानी बान, आन वान शान। तो यहाँ पर कि भाई वान माने होती है टेव। तो यहाँ पर बुरी आदत है, इसका अर्थ हो जाएगा। लाजनी लपेटी चित बनी भेद भाई भरी बाले, कवित्व में घनानंद में प्रेमिका के रूप वर्णन में किस अंग के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है? ठीक है, देखिए दोबारा से पढ़िए। लाजनी लपेटी चित बनी भेद भाई भरी वाले कवित्व में घनानंद ने प्रेमिका के रूप वर्णन में किस अंग के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है? मुख, भाल, दांत, नासिका। बताइए। तो किसका नहीं किया दोस्तों? मुख का दोस्तों किया है, बिल्कुल किया है ना। और भाल का गोरो भाल रुचिर, ठीक है, इसका भी किया है। दांत का दंत पंक्ति है वो क्या बन जाती है? बख्शिश स्थल पे माला बन जाती है, उसका भी किया है। नासिका का दोस्तों यहाँ पर वर्णन नहीं किया है। तो किस किस का किया है? देखिए आँखों का किया है। सबसे पहले लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई करी, आँखों का किया है। उसके बाद में मुख का किया है। उसके बाद में भाल का किया है यानी माथे का किया है। मुस्कान का किया है, दांतों का किया है, वाणी का किया है, और जो नायिका है उसके चलने की गति का भी यहाँ पर वर्णन किया है। आगे चलते हैं। दसन दमक फैल हमें मोती माल होती, पंक्ति के अनुसार दसन शब्द का अर्थ क्या है? सौंदर्य, चमक, दांत, मोहकता। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कम बताऊंगा। यदि आपको ज़्यादा जानना है, पूर्ण रूप से व्याख्या आपको करनी है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स लिंक मिल जाएगी आपको। इसकी जो व्याख्या वाली 3 वीडियो हैं उनको आप देखिएगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो बाकी नहीं रहेगा। दसन दमक फैल हमें, तो यहाँ पर जो दशन शब्द है दोस्तों उसका अर्थ हो जाएगा हमारा दांत, कि दांतों की जो चमक है वो फैल करके हृदय पर या वक्षस्थल पर मोतियों की माला के रूप में प्रतिभाषित होती है, दांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाजनी लपेटी। अब देखिए पूरा का पूरा मैंने छंद है वो ही ले लिया है कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, लसित ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो भाल वदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैल हमें मोती माल होती, पिए सो लड़क प्रेम पगी वतरानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढोर मोर जानी में। छंद के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार असंगत कौन सा है? पूरे पद्य में लज्जा को छोड़कर उज्ज्वल आभा का प्रकाश दिखाया गया है। अनंग काम का अर्थ श्याम होता है और उस श्यामता पर ही यहाँ पर विशेष बल दिया गया है। लाजनी शब्द लाज का बहुवचन व्यक्त करता है कि उसकी लज्जा अनेक अनुभूतियों से विविध प्रकार की होती है। प्रेम पगी शब्द में पगने का अर्थ है अंतस में प्रवेश कर जाना। तो यहाँ पर कौन सा जो कथन है दोस्तों गलत है? बताइए। तो देखिए पूरे पद्य में लज्जा को छोड़कर उज्ज्वल आभा का प्रकाश दिखाया गया है। विश्वनाथ जी लिखते हैं कि भाई लज्जा का रंग है वो थोड़ा सा हल्का गुलाबी होता है, लेकिन उस पर भी क्या है? उज्ज्वल आभा का प्रकाश है वो छाया हुआ है। तो उज्ज्वल आभा का प्रकाश है वो दिखाया गया है, बिल्कुल सही बात है। जैसे लसत गोरो भाल हो गया, ठीक है,
और तुम्हारा दांतों की जो पंक्तियां हैं वो भी क्या है, उज्ज्वल रूप में फैल रही हैं। ठीक है, जगमती छबीली वाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से उज्ज्वल आभा का प्रकाश यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में अनंग काम का अर्थ श्याम होता है और श्यामता पर ही यहाँ विशेष बल नहीं दोस्तों, बल है वो श्यामता पर नहीं है बल्कि किस पर है, उज्ज्वलता पर ही बल दिया गया है। किस पर दिया है, उज्ज्वलता पर ही बल दिया गया है। लाजनी शब्द लाज का बहुवचन व्यक्त करता है और उसकी लज्जा अनेक अनुभूतियों से, ये भी बात सही है। प्रेम पगी में पगने का अर्थ है अंतस में प्रवेश कर जाना। जैसे गुलाब जामुन वगैरह रसगुल्ला वगैरह है जो चाशनी में पड़े रहते हैं, चाशनी भीतर तक घुस जाती है, उसी प्रकार से नायिका के हृदय में जो भी है, जो प्रेम है वो प्रेम में बिल्कुल पगी हुई है, प्रेम उसके अंतस तक प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही कही जा रही है, और यहाँ पर जो प्रेम पगी में पगने का अंतस में प्रवेश कर जाना ये भी सही है। केवल यहाँ पर जो बात है, अनंग यानी कामदेव का जो दोस्तों रंग होता है वो श्याम रंग होता है, काला रंग होता है, और उस श्यामता पर यहाँ पर बल नहीं है बल्कि किस पर है, उज्ज्वलता पर यहाँ पर बल दिया गया है। ठीक है, कि विश्वनाथ जी कहते हैं कि श्याम रंग की जो किरणें हैं वो भी प्रकाश की उज्ज्वलता से युक्त होती हैं। और ये छंद कौन सा है, मनहरण कवित्त ये छंद है। देखिए आगे पढ़ते हैं, वही हमारा छंद है लाजनी लपेटी। और इसके बारे में छंद की व्याख्या के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रेमिका के चंचल नेत्रों का तिरछापन, छिरछापन नहीं है दोस्तों, तिरछापन लाज से आवरण रूप में संश्लिष्ट रहता है और गूढ़ भावों से भरा होता है। उसका गौरवर्ण मुख सौंदर्य का घर ही है। उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होते हैं। उसकी बातें मुस्कान से युक्त होती हैं तथा उसकी दंत पंक्ति का प्रकाश वक्षस्थल पर मोती माला को दिखाता है। तो आसान सा क्वेश्चन बन गया है, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था इसी रूप में कि जो आवरण के रूप में लिपटना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आवरण रूप में संश्लिष्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। उसका गौरवर्ण मुख है। देखिए छवि को सदन, छवि सदन माने घर है, गौरव भाल, तो उसका जो गौरवर्णीय मुख है वो क्या है, सौंदर्य का ही क्या है, सदन है यानी घर है। उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में मृदुता और माधुर्य क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, ये भी बात सही है। उसकी बातें मुस्कान से, मुस्कानी में मुस्कान से युक्त होती हैं तथा उसकी दसन दमक फैल हमें मोतीमाल होती। दांतों की जो पंक्ति है वो इतनी उज्ज्वल है कि उसका प्रकाश है वो उसके वक्षस्थल पर ऐसा लगता है कि उसने जल जा मोतियों की माला है वो धारण कर रखी हो। तो ये भी बात बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि उसमें बिल्कुल साम्य है। दांत बिल्कुल उज्ज्वल रंग से युक्त होते हैं और मोती भी क्या होते हैं, सफ़ेद रंग से उज्ज्वल आभा से युक्त होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रग राजत काननी छ्वय, हंसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती हो है, लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ वनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे द्युत की, पर ये मनोरूप अवैधुर छय। छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। नेत्रों की विशालता को कर्णावलंबित कहना कवि की आरोपित या कल्पित रूढ़ी है। परि है मनोरूप अवैधुर छय के रूप शब्द से सौंदर्य के अलावा चांदी का भी संकेत मिलता है। अति सुंदर के अति का तात्पर्य यह है कि सौंदर्य लबालब भरा हुआ है। छंद सुमुखी सवैया है जिसमें 8 सगण होते हैं तथा प्रमुख अलंकार वस्तु उत्प्रेक्षा है। बताइए, आराम से वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं उत्तर इसका। तो देखिए चलते हैं क्या कह रहा है छंद साहब। यहाँ पर क्या है, अंग दीप्ति का वर्णन किया गया है, जो भी है उसके अंगों का वर्णन किया गया है कि झलके अति सुंदर आनंद गौर। ठीक है, तो नेत्रों की विशालता, तो देखिए क्या कह रहे हैं
कि नेत्रों की विशालता को कर्णावलंबित कहना, छके द्रग राजत काननि छुए, कि यहाँ पर जो द्रग हैं, जो उसके यौवन के रस का पान करके बिल्कुल छके हुए हैं, परिपूर्ण हैं, मदमा रहे हैं, वो राजत यानी विराज रहे हैं काननि छुए, कानों को छूते हुए उसके जो नेत्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है, ये कवि संप्रदाय में रूढ़ी है कि भाई यदि नेत्रों को कानों तक छुआ हुआ बताया जाएगा तो नेत्रों की विशालता और या उनकी सुंदरता है वो ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो ये कवियों की क्या है, एक रूढ़ी है। और यहाँ पर विशालता को कर्णावलंबित कहना कवि की आरोपित या कल्पित रूढ़ी नहीं, बल्कि दोस्तों क्या है, वास्तविक रूढ़ी है। ये कहा गया है कि ये कैसी रूढ़ी है, वास्तविक रूढ़ी है, कल्पित या आरोपित रूढ़ी नहीं है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। परिह मनोरूप अवैध्वर छः, परिह मनोरूप अवैध्वर छः में रूप शब्द से सौंदर्य के अलावा चांदी का भी संकेत मिलता है। रूप माने क्या होता है दोस्तों, रूप यानी सौंदर्य, सुंदरता, और रूप्य माने, रूपा माने क्या होती है, चांदी होती है। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी कहते हैं कि रूप से क्या है, सौंदर्य के अलावा चांदी का भी संकेत मिलता है। ये भी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन है। अति सुंदर के अति का तात्पर्य यह है, अति सुंदर एक को हम सुंदर है और उस पर भी यदि हम क्या लगाते हैं, प्रय विशेषण, यानी अति सुंदर है, महाबलशाली है, महाताकतवर है। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि सौंदर्य क्या भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। ये भी बात सही है। छंद क्या है दोस्तों, सुमुखी सवैया है जिसमें 8 सगण होते हैं। और प्रमुख जो अलंकार है कौन सा है, वस्तुत प्रेक्षा है, कि हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती हुआ है, कि मानो ऐसा लगता है कि जब वो नायिका हंसते हुए बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूलों की जो वर्षा है वो हृदय के ऊपर हो रही हो। आगे चलते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वास्तविक, ये रूढ़ी है। आगे चलते हैं, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चखन लाल कब दो दिखाइयो, वीर है जरत जिये जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाहियों। छंद के विषय में अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, यह प्रेमानुरक्त नायक की उक्ति है, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पूर्वानुराग का वर्णन है, पूर्वानुराग की अभिलाष दशा की व्यंजना है, ढुराए मुस्काए बतराए आदि पर रुकावट से अंत्यानुप्रास द्वारा तबले की बोल की स्थिति का अनुभव होता है। तो देखिए, छंद के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है, छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद त्रिषित चखन लाल कबलों दिखाइयो। तो जो नायिका है दोस्तों वो चाहती है, उसको क्या है, पूर्वराग हो गया है, पहले से उसको प्रेम हो गया है, और वो अब क्या चाहती है कि वो चाहती है कि श्री कृष्ण हैं वो बिरह जरत, बिरह में उसको जलता हुआ जान करके उसके जो प्राण प्यारे हैं आकर के कब यहाँ पर क्या करेंगे, आनंद की जो वर्षात है वो करेंगे। तो यह प्रेमानुरक्त नायक की उक्ति नहीं बल्कि किसकी उक्ति है दोस्तों, प्रेमानुरक्त गोपी की उक्ति है, ये है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत पूर्वानुराग का वर्णन है, बिल्कुल बात सही है। पूर्वानुराग की चाह रही है, हर चीज़ में हर पंक्ति में चाह रही है, तो अभिलाषा नामक दशा की यहाँ पर व्यंजना हो जाएगी। और ढुराए मुस्काए बतराए आदि पर, देखिए ढुराए मुस्काए आदि पर रुकावट से अंत्यानुप्रास द्वारा तबले की बोल की स्थिति का अनुभव होता है। जब ये पूरा छंद आप लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंत्यानुप्रास लग रहा है बतराए ढुराए में, तो क्या है, तबले की बोल की स्थिति का, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये पहला है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, गोपी की उक्ति है। छवि को सदन, अब देखिए, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चखन लाल कब दो दिखाहियों, चट कीलो भेष करे मट कीलो भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आहियो, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए नेह भीनी बतियाए लड़काए बतराहियो, बिरह जरत जिये जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाहियो। छंद के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार असंगत छांटिए, क्या छांटना है, असंगत छांटना है। तो देखिए, त्रिषित चखन लाल के लाल शब्द से प्राण प्रियता की अभिव्यक्ति होती है, कब धो शब्द से आतुरता व्यक्त होने से अनिश्चितता के साथ उत्कट अभिलाष प्रकट होता है, वार्ता और मुरली की तान में श्रुति की अपेक्षा मानस तृप्ति कम है,
उत्तरोत्तर उत्कर्ष और इंद्रियों से योग का तारतम्य है। आराम से आप इसको रोक करके जवाब इसका उत्तर दीजिएगा। तो देखिए विश्वनाथ जी कहते हैं दोस्तों, त्रिषित चखन लाल, कि लाल जब हम किसी को कहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो हमें प्यारा होता है, प्राण प्रिय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाल कहते हैं कि भाई मेरे लाल तू कहाँ जा रहा। तो यहाँ पर क्या है, प्राण प्रियता की अभिव्यक्ति हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। कब धो माने कब आएंगे, कब बरसाएंगे, कब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जल्दी भी है कि कब आएंगे, और यहाँ पर पता भी नहीं है कि कब आने वाले हैं। तो कवधों शब्द से आतुरता यानी जल्दबाजी व्यक्त होने से अनिश्चितता के साथ में, निश्चय नहीं है कि कब श्री कृष्ण आने वाले हैं, अनिश्चितता के साथ में आने की, श्री कृष्ण के आने की उत्कट अभिलाष है वो प्रकट होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वार्ता और मुरली की तान में श्रुति की अपेक्षा मानस तृप्ति कम है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि वो क्या चाह रही है कि कब आप मुझसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो बातें करने में किससे संबंध है, कान से संबंध है बातें करने का। और मुरली की तान तुम कब बजाएंगे, तो इससे भी क्या है, मुरली की तान सुनने से क्या मतलब है, कान से संबंधित है, मुरली की तान भी है, क्योंकि यहाँ पर श्रव्य बिंब है। ठीक है, लेकिन जो नायिका है या जो गोपी है वो क्या कर रही है, गोपी है वो क्या चाहती है, सुनने से और उससे ज़्यादा तो क्या चाहती है, श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा रखती है। वो कान से ज़्यादा यहाँ पर उसकी मन की संतुष्टि का यहाँ पर संबंध है। तो मानस जो तृप्ति है वो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मानस तृप्ति क्या है, कम नहीं है बल्कि क्या है, ज़्यादा है। सुनने से ज़्यादा उसको मन की संतुष्टि ज़्यादा चाहिए। उत्तरोत्तर उत्कर्ष और इंद्रियों के योग का तारतम्य है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भातिन सो बेसुध करत है। उक्त पंक्ति वाले छंद के अनुसार निम्न में से कौन सा गोपी की स्मृति का विषय नहीं है। मुस्कुराना व बातें करना, वेणुवादन और हंसना और मस्ती से चलना, चातुर्यमयी आंखों से देखना और छैलापन, माखन खाना और ललक वाली टेव। बताइए। तो ये जो छंद है दोस्तों वो है, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली वाणी यानी उर में अरत है। ठीक है, तो देखिए तो क्या कह रही है, वह मुस्कानी यानी मुस्कान का वर्णन है, मृदु बतरानी यानी बातें करने का वर्णन है, लड़कीली वाणी यानी उर में अरक है, लड़कीली ललक वाली जो टेव है, वाणी है, वो भी उर में अड़ जाती है। वह गति लैन यानी मस्ती से चलना है, बजावती ललित बैन वेणुवादन है। ठीक है, वह हंसी दैन हिय राते न टरत है, और वह चतुराई सो चिताई चाहवे को चातुर्मती मई आंखों से देखना, और जो छैलापन है वह छैल ताई न छिनक विरसत है, छैलापन भी हो गया। लेकिन जो माखन खाना है दोस्तों, माखन खाना क्या है, माखन खाना है, इसका वर्णन नहीं आया है। तो जो हमारी जो गोपी है वो श्री कृष्ण के क्या है, मुस्कुराने को बात भूल याद कर रही है, बातें करना चाहती है, वेणुवादन को अच्छा मान रही है, हंसना मस्ती से चलने को याद करती है, लेकिन जो माखन खाना है उस वाली छवि को याद नहीं करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गलत, यही ऑप्शन हो जाएगा। तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो क्या चाह रही है, देखिए गोपी का विरह है वो वर्णित है, स्मृति नामक दशा की व्यंजना है, प्रिय को संयोग अवस्था में उसने जिन जिन मुद्राओं में देखा था उन्हीं को वो अंतःकरण में स्थित हो गए, उन्हीं को वो याद कर रही है, और वो चाहती है कि दोबारा से श्री कृष्ण आकर के मुझे इन्हीं चीज़ों से क्या करें, रिझाएं दिखाएं। मुस्कुराना, बातें करना, ललक वाली टेब, मस्ती से चलना, वेणुवादन करना, हंसना, चातुर्यमयी आंखों से देखना, छैलापन आदि क्या है उसकी स्मृति के विषय हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वह मुस्कानी, देखिए पूरा का पूरा ये छंद आ गया है आपका कि वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली वाणी आनी और में रत है।
तो ये छंद आप देखिएगा। छंद के विषय में विश्वनाथ जी के अनुसार असंगत कथन छांटिए। इस छंद में अंत्यानुप्रास के कारण तबले की ठनक सुनाई पड़ती है। सुधी सब भांतिन सो बेसुध में विरोध दिखाई देता है। उर शब्द चित्त के लिए तथा हियरा शब्द अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। वियोग श्रृंगार की स्मृति नामक दशा का चित्रण है। बताइए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट चलूँगा कि वह मुस्कानी। तो यहाँ पर देखिए वियोग श्रृंगार की मैंने आपको पहले भी आ गया है क्वेश्चन, कौन सी दशा है? स्मृति नामक दशा है। याद कर रही है वो पहले संयोग अवस्था में जिन कृष्ण की जिन चीज़ों को देखा था। उर शब्द चित्त के लिए तथा हियरा जो शब्द है दोस्तों अहंकार के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आया है? मन के लिए यहाँ पर आया है। जो हियरा तेना टरत है वो हियरा शब्द है, वो विश्वनाथ जी ने कहा है कि जो हियरा शब्द है वो किसके लिए आया है? मन के लिए आया है। उन्होंने कहा है कि जो अंतःकरण है वो 4 प्रकार का माना जाता है। सबसे पहले तो मन, नंबर 2 पे बुद्धि आ जाएगी, नंबर 3 पे आ जाएगा तुम्हारा क्या? चित्त आ जाएगा, और नंबर 4 पे आ जाएगा आपका अहंकार। तो यहाँ पर उर जो शब्द है, उर लड़कीली वाणी यानी उर में उर तो आया है चित्त के लिए, हियरा आया है मन के लिए, और जो सब कुछ क्या है, कुछ भी वो जो नायिका कुछ भी भूल नहीं रही है वो बुद्धि के लिए आया है। और इन सब के संलग्न हो जाने से अहंकार वृत्ति है उसका पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है? श्री कृष्ण की क्या है? यादों में ही क्या हो गई है? संलग्न हो गई है, तन्मय हो गई है, जिससे कि उसकी अहंकार की प्रवृत्ति है उसका पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस छंद में अंत्यानुप्रास मुस्कानी वह मृदुवत रानी वह लड़की लीवानी यानी और में रत है, तबले की ठनक है वो सुनाई देती है। सब सुधी सब भांतिन सो की याद है वो बेसुध कैसे कर सकती है? सुधी बेसुध में विरोध दिखाई देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो तीसरा है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्त के लिए क्या शब्द आया है? और आया है, और हियरा जो शब्द है वो मन के लिए आया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जासो प्रीत ताही निठुराई सो निपट ने है, कैसे करी जिए की जरन सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जिवाऊँ जी, बेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए, दुख को बखान कर वे को रसना के हेतु, ऐपे कहो बाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन की न लेस कहूँ पैये, भाग आपने ही ऐसे दोष काहि धो लगाइयो। छंद के विषय में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है। एक ओर प्रिय की उदासीनता, दूसरी ओर प्रेमी की एक निष्ठता का निरूपण है। असंगति व विरोध मूलक प्रवृत्ति के साथ यमक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ निष्ठुरता नायक की प्रेमिका के रूप में कल्पित है। प्रिय का उससे प्रेम नहीं परम प्रेम है। बताइए कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है? तो देखिए हम चलते हैं, इसमें प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा है, बिल्कुल सही बात है कि क्या है कि प्रिय तो क्या हो गया है? निष्ठुर हो गया है, और मेरा जो प्रेम है उसकी तरफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर प्रिय की उदासीनता है, बिल्कुल सही बात है, दूसरी ओर प्रेमी की एक निष्ठता का निरूपण है, बिल्कुल ये बात भी सही है। असंगति व विरोध मूलक प्रवृत्ति के कारण यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। महानिर्दयी दई में क्या है? यमक अलंकार हो जाएगा। असंगति है कि प्रिय तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पर क्या है? मैं प्रेम से बहुत ज़्यादा, प्रिय वहाँ पर क्या कर रहा है? भूलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मैं जी रही हूँ कि जासो प्रीत ताही निठुराई, जो निष्ठुर प्रिय है उसी से मुझे क्या है? निपट नहीं हो रहा है। कैसे करे जिए की जरन सो बताई है। ठीक है, यहाँ निष्ठुरता नायक की प्रेमिका के रूप में कल्पित है, प्रिय का उससे प्रेम नहीं परम प्रेम है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कहा है कि जो निष्ठुरता है वो नायक की प्रेमिका के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में? सपत्नी यानी सौत के रूप में कल्पित है, और प्रिय का उससे प्रेम नहीं बल्कि परम प्रेम है। तो प्रेमिका के रूप में नहीं दोस्तों, किसके रूप में? सौत के रूप में कल्पित है।
आगे चलते हैं। भोरते सांझलो कानन और निहारती बावरी नेकु न हारती, सांझते भोरलो तारन ताकबो तारन सो एक तार न टारती, जो कहूँ भाव तो दीठ परै घनानंद आंसुन अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगिए रही आंखिन के और आरती। तो यहाँ पर छंद के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। कानन और निहारती से नेत्रों के कर्णावलंबित होने की भी व्यंजना हो रही है, और आरती के आरती आपलस रति से अनुरागवती नायिका के परम प्रेम की व्यंजना हो रही है। छंद में यमक और श्लेष अलंकार प्रमुखता से दृष्टिगत हो रहे हैं। यह छंद क्रीट सवैया का उदाहरण है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 भगण होते हैं। बताइए। तो देखिए हम चलते हैं कि भोरते साजन लौ कानन ओर, की जो सुबह से लेकर के शाम तक कानन यानी वनों की ओर निहारती यानी निहारती रहती है, बावरी पगली है वो नेकवी हारती नहीं है। तो यहाँ पर कानन यानी दोस्तों उसके नेत्र हैं वो हमेशा कानन यानी किसकी तरफ, वन की तरफ, और यहाँ पर कानन यानी कानों की तरफ निहारते रहते हैं। तो यहाँ पर नेत्रों के कर्णावलंबित होने की भी व्यंजना यहाँ पर हो रही है कि नेत्र हैं वो कहाँ तक हैं, हमेशा कानों को छुए हुए हैं और कानों को निहारते रहते हैं। और आरती के आरती, आरती माने होती है दोस्तों पीड़ा कष्ट, आ प्लस रति से अनुरागवती नायिका के परम प्रेम की व्यंजना हो रही है। ये भी बात बिल्कुल सही है। छंद में यमक और श्लेष अलंकार प्रमुखता से दृष्टिगत हो रहे हैं। देखिए तारनी, तारनी सो एक तारनी, ठीक है, और निहारती, क्योंकि विश्वनाथ जी कहते हैं कि नय का उच्चारण है वो ब्रजभाषा में नी की तरह भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तुम देखते हैं भोरते सांझलो निहारती एक और नय हारती, ये भी क्या है, एक यमक अलंकार हो गया। भोरते तारनी, तारनी और तारनी, यहाँ पर भी नय का नी हो जाएगा तो तारनी, ये भी यमक अलंकार हो गया। जो कहूँ भाव तो दीठ पर है घनानंद आंसुन, इस शब्द के हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है, 3 अर्थ देख लिया, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। मोहन सोहन जोहन, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे, क्या है आखिन के और आरती, ठीक है। तो मुख्य रूप से छंद में क्या है यमक और श्लेष अलंकार दिखाई दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह छंद क्रीट सवैया नहीं बल्कि कौन सा सवैया दोस्तों, अरसात सवैया। अरसात सवैया में कितने भगण होते हैं, 8 भगण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं, 8 तिया 24। अरसात सवैया, क्रीट सवैया में तो दोस्तों 7 भगण और 2 लघु होते हैं, 23 वर्ण होते हैं क्रीट सवैया में। जो पशु हो तो कहा वसुबेरो, जो रसखान का सवैया है ना, मानुष हो तो वही रसखानी, चरो नित नंद की धेनु मजारन, जो पशु हो तो कहा वसुबेरो, ठीक है। तो ये वाला है क्रीट नहीं बल्कि कौन सा सवैया, अरसात सवैया। आगे चलते हैं। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यही दुख हमें जग लगी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुध, हमें सूल सेलनी सो क्यों ना भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहो दो कौन न्याय है, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती, जो कहूँ कल काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। छंद के संदर्भ में असंगत कथन आपको छांटना है। तो थोड़ा सा देखिए बड़ा क्वेश्चन है। प्रेमिका द्वारा पत्र या संदेश के माध्यम से प्रेमी की विमुखता और अपनी सुमुखता का कथन है। प्रेमी को पहले निठुर और फिर निर्दय कहने में उत्तरोत्तर उत्कर्ष व्यंजित होता है। लोकोक्ति का साभिप्राय प्रयोग करने से दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कवित्व छंद की अंतिम पंक्ति में कल्पाहीय की आवृत्ति और अर्थभेद से यमक अलंकार सिद्ध होता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है वो सही है, बताइए। असंगत कथन आपको छांटना है। आराम से आप वीडियो को पॉज करके उत्तर दे सकते हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो ये बनने वाली है दोस्तों, लगभग 1 घंटे से भी ऊपर जाएगी। अभी 21 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो देखिए प्रेम का द्वारा यहाँ पर देखिए भय अति निठुर, कि तुम तो क्या हो गए हो, अत्यधिक निठुर हो गए हो, और तुमने तो क्या है मेरी पहचान के चिन्हों को भी अवशेषों को भी मिटा दिया है। यही दुख हमें जग लगी रही हाय है, और इसी का मुझे दुख है, और तुम्हारे नाम की रट है वो मुझे लगातार लगी रहती है, और मैं हाय हाय करती
रहती हूँ। तुम तो निर्दयी, तुम तो निर्दयी नहीं हो बल्कि क्या हो, निपट हो, बिल्कुल ऐसे निर्दयी जिसकी कोई होड़ नहीं कर पाया है। तुम्हें तो मेरी जो सुध है वो भूल गई है। हमें सूल सेलनी क्यों होना भुलाया हुआ, मुझे जो वियोग की जो पीड़ा है वो लगातार कष्ट देती रहती है, चुभती रहती है, मुझसे ये भूली नहीं जा रही है। तुमने तो मीठे मीठे बोल बोल करके मुझको पहले से ठग लिया, अब जिए जारत कहो तो अब तुम मेरा हृदय को जला रही हो। तो ये बताओ ये कौन सा न्याय है। तुमने वो प्रगट जो प्रसिद्ध कहावत है वो सुनी है कि नहीं है, कि जो किसी को कल्पाता है, किसी को कष्ट देता है, वो कभी भी कुछ सुख ही, ये मतलब शांति से नहीं रहता है, सुख नहीं पाता है। कल पाना माने सुख शांति पाना। तो देखिए, प्रेमिका के द्वारा पत्र या संदेश के माध्यम से उसको चेतावनी दी जा रही है, और प्रेमी की विमुखता का, अपनी सुमुखता का कथन है। बिल्कुल बात सही है। प्रेमी को पहले देखिए क्या कहा गया है, भय अति निठुर, निठुर कहा गया है। फिर निर्दय, तुम तो निपट निर्दयी कहा करके उत्तरोत्तर उत्कर्ष व्यंजित होता है। देखिए विश्वनाथ जी ने बताया कि निठुर तो क्या होता है, निष्ठुर होता है कि मान लीजिए हम अपने माता पिता की तरफ या किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, किसी भिखारी की दशा को देख करके उपेक्षा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी निष्ठुरता। और यदि उसकी उपेक्षा करते हुए साथ साथ हम उसको कष्ट और दे रहे हैं, उसको तड़पा रहे हैं, उसमें मजा ले रहे हैं, तो वो हो जाएगी निर्दयता। तो पहले तो निठुर कहा है कि तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझको उपेक्षा से देख रहे हो, तो निठुर हो गए। और तुम मुझको क्या कर रहे हो, मेरी पहचान के चिन्हों को मिटा रहे हो, मुझको रोज़ तड़पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गई, निर्दय भी हो गई तुम। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर उत्कर्ष है वो व्यंजित होता है, यह बात बिल्कुल सही है। लोकोक्ति के साभिप्राय प्रयोग करने से दृष्टांत नहीं दोस्तों, दृष्टांत में तो क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। लोकोक्ति का जहाँ पर साभिप्राय प्रयोग होता है वहाँ पर छेकोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, छेकोक्ति अलंकार होता है। तो ये आप ध्यान रखना है। कवित्व छंद की अंतिम पंक्ति में कल्पाह्य की आवृत्ति देखिए, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार, कल्पाह्य, कल्पाह्य सभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये भी बात सही है, इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं। हीन भय जल मीन कहा कछु मो अकलानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर तागत प्राणे, प्रीत की रीति सुक्यों समुझे जड़ मीत के पानी, पानी है दोस्तों ये पानी, पानी मीत के पानी माने हाथ, परे को प्रमाणे या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। छंद के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार असंगत कथन कौन सा है। मानव प्रेम संबंध मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। मीन का आशावाद भारतीय काव्य परंपरा की बहुत बड़ी वस्तु है। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ के जड़ शब्द का अन्वय मीन और जल दोनों पक्षों से हो सकता है। घनानंद शब्द के दो अर्थ हैं, घना आनंद देने वाली सुजान कवि का नाम बताइए। कौन सा ऑप्शन है जो इस उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, हीन भय कि यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यही है, जो मछली है वो क्या करती है, जल से अलग होकर के मर जाती है तुरंत, लेकिन जो मानव है वो वियोग की जो पीड़ा है उसको सहता है, वो तुरंत नहीं मरता है। और मछली तो तुरंत मर करके अपने प्रेमी को, जिससे प्रेम करती है यानी जल से प्रेम करती है, उसको कलंक लगा करके निराश होकर के प्राणों को त्याग कर देती है, लेकिन मानव है वो आशा में जीता रहता है। तो मानव जो प्रेम संबंध है वो मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है, ये बात बिल्कुल सही है। मीन का आशावाद नहीं दोस्तों, बल्कि किसका, मानव का आशावाद, प्रेमी का आशावाद है। वो भारतीय काव्य परंपरा की, काव्य में जो आशावाद की ध्वनि है मीन का नहीं है बल्कि किसका, मनुष्यों का या प्राणियों का जो आशावाद है वो भारतीय काव्य परंपरा में बहुत बड़ी वस्तु है। ये ऑप्शन है, ये उसका गलत उत्तर हो जाएगा मीन की वजह से। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जन, क्योंकि यहाँ पर मीन का आशावाद नहीं है, मीन तो किसमें, निराशा होकर के, निराश होकर के प्राणों को त्याग रही है। प्रीत की रीति सु क्यों समझे जड़, जड़ शब्द का अन्वय मीन और जल दोनों से हो जाएगा। मीन की यदि मछली को हम जड़ कहेंगे तो क्या है, मछली तो क्या है, मूर्ख है। क्या कहेंगे, देखिए, प्रीत की रीति सु क्यों समझे, कि जो मछली है वो प्रीत की जो रीति है उसको नहीं समझती है। क्यों क्यों नहीं समझती है, क्योंकि वो तो जड़ है। एक तो मछली के संदर्भ में जड़ का अर्थ हो जाएगा वो तो मूर्ख है, कायर है। और प्रीत की रीति से क्यों समझे, कि मछली है वो प्रीत की रीत की इसलिए नहीं समझ पाती है कि जड़ मीत के पानी परे को प्रमाण है, कि वो तो क्या है, जड़ यानी अचेतन प्रेमी जल के हाथों पड़ने को ही केवल प्रमाणित करती है। तो मीन के संदर्भ में तो इसका अर्थ हो जाएगा कायर या मूर्ख, ठीक है, और जल के संदर्भ में हो जाएगा अचेतन,
ठीक है, अचेतन या जड़। घनानंद शब्द के दो अर्थ हैं, घनानंद जीव की जीवन जाने ही जाने, घना आनंद देने वाली सुजान, ठीक है, और यहाँ पर कवि का नाम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, केवल मीन की वजह से दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीत सुजान अनीति करो जिन पंक्ति के सुजान शब्द का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा अर्थ संकेतित नहीं किया है? अच्छे जानकार, श्री कृष्ण का विशेषण, सुज्ञान, घनानंद के मित्र का नाम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सुजान शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? अच्छे जानकार हो जाएगा, सु माने अच्छा, जान माने जानकार, श्री कृष्ण का विशेषण हो जाएगा सुजान, सुज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा घनानंद की प्रेमिका का नाम है वो भी हो जाएगा, सुजान माने चतुर भी होता है। लेकिन जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीन ही अर्थ हैं वो इस पंक्ति के संदर्भ में या इसके छंद के संदर्भ में बताए हैं। घनानंद के मित्र का नहीं बल्कि किसका नाम है दोस्तों? प्रेमिका का नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न हूजिए मोही अमोही, डीठी क्यों कहूँ और नहीं ठोर फिरे द्रग रावरे रूप की दोही, एक विसास की टेक गही लगे आस रहे वसी प्राण बटोही, हों घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। छंद के शब्दार्थ के अर्थ से संबंधित सही विकल्प कौन सा नहीं है? जिन माने मत, रावरे माने सुंदर, हाहा माने खेद व्यंजक अव्यय, टेक माने सहारा या अव्यय आसरा, दोही माने दोहाई। तो कौन सा जो शब्दार्थ है वो इसका अर्थ है वो सही नहीं है, बताइए। तो देखिए, जिन माने दोस्तों क्या हो जाएगा? मत हो जाएगा, जिन माने मत होता है। रावरे माने सुंदर नहीं होता है दोस्तों, रावरे माने होता है आपके। क्या होता है? आपके होता है। हा यानी कि एक बार हा माने क्या होता है? खेद व्यंजक बन, तो दो बार हो रही है दोस्तों यहाँ पर खेद व्यंजक, यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। टेक माने सहारा या आसरा हो जाएगा, दो ही माने दोहाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। हों घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही, पंक्ति के अनुसार घनानंद शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? आनंद के बादल, अत्यंत आनंददायक प्रिय, कवि की छाप, आनंद के आंसू। तो दोबारा से आप देखिए, यहाँ पर पूरे पद्य को भी देख सकते हैं। ये आपका पूरा पद्य है। तो यहाँ पर देखिए, इस छंद के संदर्भ में घनानंद के क्या अर्थ माने हैं? आनंद के हैं घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही, आनंद के बादल हो जाएंगे, ठीक है। अत्यंत आनंददायक प्रिय हो जाएगा, सुजान की तरफ कहा जा रहा है। कवि की छाप है वो भी हो जाएगी। आनंद के आंसू यहाँ पर उत्तर नहीं है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न हूजिए मोही अमेरी, देखिए वही आ गया। छंद के संदर्भ में विरोध भाव अनेकत्र व्यक्त हुआ है, कौन सा विकल्प इस भाव को व्यक्त नहीं करता? मोही अमोही, जीवन मूल प्यास, विशास बटोही, सुजान मीत अनीत, बताइए। तो यहाँ पर देखिए विरोध भाव है दोस्तों, कई जगह है। मोही अमोही में विरोध भाव हो जाएगा कि आप मोहित करके अब क्या हो? अमोही बन रहे हो, ठीक है। जीवन मूल प्यास है कि तुम जीवों का जीवन का आधार बन करके, मेरे प्राणों का आधार बन करके, और तुम मेरी क्या है प्यास को भी नहीं बुझा रहे हो, तो यहाँ पर भी विरोध हो जाएगा। विशास बटोही में दोस्तों कोई विरोध नहीं है। सुजान मीत अनीत कि तुम सुजान के मित्र बन करके, मीत बन करके और अनीति कर रहे हो, ऐसी अनीति की ऐसा नहीं थी, यहाँ पर भी विरोध का भाव है। इसके अलावा वसी वटोही में, वसी क्या है? वसी हो गया, और वटोही, वसी माने क्या हो जाता है दोस्तों? आदमी कोई भी वश जाता है, और वटोही है, वटोही माने तो क्या हो जाता है? जो चलने वाला जो पथिक है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। पहले घन आनंद सिंची सुजान, पंक्ति के पहले का आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अर्थ माना है। पहले का, पहले घन आनंद सिंची सुजान, पहले का स्वभाव से प्रथम पूर्वानुराग संयोगावस्था में।
देखिए पूरी पंक्ति में आपको बता देता हूँ। पहले घन आनंद सींच सुजान, कहीं बतियाँ अति प्यार पगी। तो बहुत ही आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनने करके आने वाला है। 10 पद्यों को आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, पहले घन आनंद सींच, क्योंकि मुझे भी लगभग 6-7 घंटे इन क्वेश्चनों को टाइप करने में बनाने में लग गए, क्योंकि दोबारा से बार बार पढ़ करके क्वेश्चनों को निकालना पड़ा है। पहले घन आनंद सींच सुजान, तो यहाँ पर पहले का यानी किसका, पहले का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों संयोग अवस्था में है, वो विश्वनाथ जी ने माना है कि पहले इस घन आनंद की, घनानंद जी कहते हैं कि पहले यानी संयोग अवस्था में, तो क्या है सुजान ने मेरे हृदय को सींच करके, प्रेम से सींच करके और बहुत बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कही थी। संयोग अवस्था आ जाएगी। अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अब लाए वियोग की लाए बलाए, पंक्ति के दोनों लाए शब्द का क्रम से अर्थ क्या है। लाना लगाकर, आग लगाकर, लगाकर आग, लाना पानी। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब लाए वियोग की लाए, यहाँ पर हो जाएगा पहले लाए का अर्थ हो जाएगा आग, और दूसरे अर्थ का हो जाए पहले का अर्थ हो जाएगा क्या, लगाकर, और दूसरे का हो जाएगा क्या, आग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अखियाँ दुखियान कुबानी परी, पंक्ति के अनुसार आँखों को कौन सी कुबानी पड़ गई है। लगातार देखते रहने की, आंसू बहाते रहने की, कहीं और ना लगने की, निरंतर चांचल्यमान रहने की। तो अखियाँ दुखियान कुबानी परी, कौन सी कुबानी यानी बुरी आदत है वो आँखों को लग गई है। तो देखिए पूरी पंक्ति है, अखियाँ दुखियान कुबानी परी, ना कहूँ लगे कौन घरीसू लगी। तो कहीं पर भी वो क्या है, नहीं लगती हैं, कहीं और नहीं लगती, उनको कुछ और भी सुहाता नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाए वलाए बढ़ाए के अनुसार बलाए शब्द का कौन सा अर्थ विश्वनाथ प्रसाद जी की टीका में उल्लेखित नहीं है। तो उन्होंने 3 अर्थ माने हैं वलाए के। 3 अर्थ क्या माने हैं, एक जैसे ही अर्थ हैं, पर्यायवाची मान लीजिए, पर उनमें कौन सा अर्थ है उस उल्लेखित नहीं है। बला, विपत्ति, कष्ट, बाधा। बलाए शब्द का कौन सा अर्थ है वो नहीं उल्लेखित है। तो बला माने देखिए बला माना है, विपत्ति भी माना है, कष्ट भी माना है, बाधा शब्द है वो नहीं माना है। आगे चलते हैं। विशास दगानी दगी, पंक्ति के अनुसार बताइए कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विशास शब्द का क्या अर्थ माना है। विशास माने विश्वास, भरोसा, आसरा, विश्वासघात। कौन सा जो अर्थ है वो यहाँ पर विश्वनाथ जी ने माना है विश्वास शब्द का। तो विश्वनाथ जी कहते हैं कि विश्वास माने विश्वास है वो हो सकता है, भरोसा आसरा हो सकता है, लेकिन जो बात विश्वासघात होने में है कि भाई लोग बाग तो विश्वास का भरोसा करते हैं, कोई विश्वास देता है तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो क्या करा है, मैंने तो क्या कर लिया है, विश्वासघात का भी भरोसा कर लिया है। तो यहाँ पर विश्वासघात है इसका अर्थ माना है। आगे चलते हैं। विशास दगानी दगी, पंक्ति में दगा का क्या अर्थ आचार्य ने नहीं उल्लेखित किया है। धोखा, कपट, दागने की क्रिया, बधिक। तो दगा शब्द के दोस्तों 3 अर्थ हैं, वो इसी तरह बताए हैं। दगा माने धोखा देना, कपट करना, दागने की क्रिया। बधिक शब्द बधिक कार्य जो वो नहीं लिया है। आगे चलते हैं। प्रेम की बुद्धि मिठास से ठगी हुई है, यह मिठास किसकी है। मन की मिठास है, मोह की मिठास है, प्रेम की मिठास है, मिठाई की मिठास है। प्रेमी की बुद्धि मिठास से ठगी हुई है, तो दोस्तों ये किसकी मिठास है, ये मिठा है मोह है कि किसकी, मोही की मोह है मिठास ठगी। तो ये मोही यानी प्रेमी के मोह की क्या है, मिठास है। आगे चलते हैं। अमोही प्रिय के मोह रूपी मिठास में ठगी होने पर खूब भाग दौड़ करने के बाद बुद्धि की क्या स्थिति है। बुद्धि पहले से अधिक प्रज्ञावान हो गई है, बुद्धि तीक्ष्ण और अधिक विचारवान हो गई है, बुद्धि थक चुकी है और सोचने विचारने की वृत्ति त्याग चुकी है, बुद्धि वाद प्रतिवाद करने लग गई है। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो देखिए पंक्ति है, क्या पंक्ति है कि मति दौर थकी न लहे ठिकटोर, अमोही के मोह में ठास ठगी। कि जो मेरी बुद्धि है वो प्रियतम के बारे में सोच सोच करके, बहुत विचार कर करके, अब दौड़ भाग करके क्या हो गई है, थक गई है। और अब उसने क्या है, बिल्कुल भी क्या है, सोचने विचारने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कर दी है, त्याग दी है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अखियाँ दुखियान कुबानी परी ना लगे कहूँ कौन घरीसू लगी। पंक्ति के व्याख्या के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। प्रिय की निर्दयता के कारण अपनी व्यवस्था की स्थिति पर पश्चाताप की व्यंजना है। ना कहूँ लगे से अन्यत्र ना लगने के साथ ही निद्रा का अभाव व्यंजित होता है। प्रिय के रूप सौंदर्य और प्रेमी की एक निष्ठता का अप्रत्यक्ष बोध होता है। आंखें बाह्य दृश्य प्रसार में अभिनिविष्ट न होकर अंतःकरण के कष्ट को अंतर्मुखी होकर दूर करने में लीन है। कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बताइए। अखियाँ दुखियान कुबानी परी ना कहूँ लगे कौन घरीसू लगी, पंक्ति की व्याख्या के अनुसार गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए क्या कह रही है भैया कि पहले तो घनानंद, पूरा मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अर्थ है इसका बता देता हूँ कि पहले तो जो घना आनंद है यानी जो सुजान है उसने मुझे बड़े प्रेम से सींच करके बहुत प्यार में पगी हुई, रस से भरी हुई बहुत मीठी मीठी बातें करी, लेकिन अब वियोग की आग को लगा करके और मेरी विपत्ति को बढ़ा दिया और उस विश्वासघाती सुजान ने विश्वासघात करी और मुझको क्या करा, दागा, ठीक है, मेरे साथ में धोखा किया। अखियाँ दुखियान कुबानी परी, और अब मेरी आंखों को ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि ये कहीं पर भी नहीं लगती हैं। सुजान के बिना कोई ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी सुहाता नहीं है। कि कौन घड़ी से उगे, ऐसे कौन सी घड़ी है जहाँ पर ये लग गई हो। मति दौर थकी मेरी जो बुद्धि है वो प्रिय के बारे में सोच विचार करके थक गई है। ना लहे ठिकठोर, अब उसके लिए कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। अमोही के मोह मिठास ठगी, मेरी जो आँखें हैं वो तो क्या है, अमोही के मोह में, जो बुद्धि है वो अमोही के मोह में क्या है, मिठास से ठगी हुई है। तो प्रिय की निर्दयता के कारण अपनी व्यवस्था की स्थिति पर क्या हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। ना कहूँ लगे से अन्यत्र ना लगने के साथ ही क्या हो रहा है कि कहीं पर भी आंखें नहीं लगती। जब नींद नहीं आती है तो कहते हैं कि हमारी आंखें नहीं लग रही हैं। तो निद्रा का अभाव भी यहाँ पर व्यंजित हो रहा है। प्रिय के रूप सौंदर्य का भी वर्णन है कि भाई अभी तक कोई ऐसा इतना सुंदर मिला नहीं है कि जिससे कि मेरी आंखें उसको देख लें। तो शायद सुंदर चीज़ को देखने में कुछ समय के लिए जो याद है, वियोग की जो अग्नि है वो थोड़ी बहुत शांत हो जाए, लेकिन कोई भी इतनी सुंदर नहीं मिली है। तो प्रिय क्या है, बहुत सुंदर है। तो प्रिय के रूप सौंदर्य की और प्रेमी की एक निष्ठता का भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। आंखें बाह्य दृश्य प्रसार में नहीं दोस्तों, कि ना तो यहाँ पर आंखें बाहर के दृश्यों में क्या ले रही हैं, रुचि ले रही हैं, और ना ही अंतःकरण के कष्ट को अंतर्मुखी होकर दूर करने में लीन है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में जो आंखें हैं वो लीन नहीं है, ना तो बाहर की तरफ हैं और ना ही अंदर की तरफ लीन हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमोही के मोह मिठास ठगी के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने के शब्द का अन्वय किस शब्द से प्रवाह प्राप्त माना है। दोबारा पढ़िएगा। अमोह के, ये जो देखिए के शब्द है ना, इसका अन्वय किस शब्द से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने माना है कि भाई इस शब्द से तो इसका अन्वय है वो प्रवाह प्राप्त हमें मिलता है। अमोही से, मोह से, मिठास से, ठगी से, बताइए। अब आसान से क्वेश्चन है आपकी। तो देखिए आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो मोह शब्द, जो क्या है, के जो शब्द है ना, उसका जो अन्वय है वो होना तो किससे चाहिए, मोह से, लेकिन उसका शब्द है वो किसके अनुसार, सामासिक पद के अनुसार किससे होगा, मिठास से होगा। और इसीलिए जो मिठास जो शब्द है वो ब्रजी में किस में माना जाता है, पुल्लिंग में माना जाता है, और हमें पुल्लिंग में ही प्रवाह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मिठास से ही क्या है, ये माना है। और घनानंद ने कई और स्थानों पर भी पुल्लिंग में ही शब्द का प्रयोग किया है। अब लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन और बता दिया। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही। अब लाए वियोग की लाए बलाए विशास दगानी दगी पंक्ति में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उदाहरण अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाए माने लगा करके, वियोग की लाए वियोग की अग्नि, वलाए माने विपत्ति। तो यहाँ पर लाए शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोह मिठास ठगी के अनुसार विश्वनाथ जी ने मिठास शब्द को माना है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा माना है, पुल्लिंग शब्द है वो माना है। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए विशास दगानी दगी,
अखियाँ दुखियान कुवानी परी ना लग, कहूँ लगे कौन घरीसु लगी, मति दौर थकी ना लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास ठगी। छंद के अनुसार विरोध भाव किस शब्द युग में नहीं है? सींच दगी, अखियाँ ना कहूँ लगे, लाए बलाए, अमोही मोह। बताइए किस जगह कौन से शब्द युग में विरोध का भाव है वो नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सींची दगी, कि सींच रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं? दगी यानी कि आ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दगा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? विरोध का भाव है। अखियाँ हैं वो कहीं ना कहीं तो लगेंगी, लेकिन कहूँ नहीं लग रही हैं, तो यहाँ पर भी विरोध का भाव है। लाए वलाए, यहाँ पर दोस्तों कोई विरोध का भाव नहीं है। अमोही और मोह है, मोह मोह भी है और अमोही है, तो यहाँ पर भी विरोध का भाव है। आगे चलते हैं। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं बतियां, तो देखिए वही छंद है। छंद के संदर्भ में असंगत कथन का चयन करो। बुद्धि की अशक्त स्थिति की व्यंजना, प्रिय के विलक्षण व्यवहार का आख्यान, स्वयं की व्यवस्था पर पश्चाताप, पूर्वानुराग में विश्वासघात करने का उद्बोधन। बताइए। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि की अशक्त स्थिति की व्यंजना है कि बुद्धि दौड़ फिर करके क्या हो गई? अशक्त हो गई। अब वो सोचने विचारने में भी सक्षम नहीं है। प्रिय के विलक्षण व्यवहार का भी यहाँ पर आख्यान किया गया है। ठीक है, कि पहले तुमने ऐसी ऐसी मुझसे बातें करी, अब तुम इस प्रकार की बातें मेरे साथ में क्यों कर रहे हो। स्वयं की व्यवस्था पर भी यहाँ पर क्या है? पश्चाताप किया जा रहा है। पूर्वानुराग में विश्वासघात करने का उद्बोधन है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि क्या है? प्रिय के व्यवहार में विषमता का आख्यान और उसके प्रेमपूर्ण संलाप के अनंतर क्या है? वियोगाग्नि के भड़काने और वेदना बढ़ाने से है। तो यहाँ पर पूर्वानुराग में विश्वासघात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, किसकी उक्ति है? बताइए। भारतेंदु, घनानंद, नाभादास, ब्रजनाथ। तो ये सब आप जानते हैं कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण किसकी उक्ति है? ब्रजनाथ की उक्ति है। आगे चलते हैं। जग की कविताई के धोखी रहे, हिया प्रवीणन की मति जाति चकी। पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु, घनानंद, नाभादास, ब्रजनाथ। तो इस पंक्ति के भी रचयिता दोस्तों कौन हो जाएंगे? ब्रजनाथ जी हो जाएंगे। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कृपाकंद निगंध, प्रतिपावस, रसकेली बल्ली, वृंदावन विहार। तो कौन सी रचना है वो घनानंद की नहीं है? कृपाकंद निबंध है, प्रीतिपावस है, रसकेली वल्ली है, वृंदावन विहार नहीं है, बल्कि कौन सी है? वृंदावन सत है। वृंदावन सत नाम की रचना है भी इनकी मानी जाती है। घनानंद का काव्य भारतीय परंपरा के भीतर ही हुआ है। घनानंद का काव्य विकास भारतीय परंपरा के भीतर ही हुआ है, पर सर्वथा नवीन शैली में। इनकी कविता का वखान करना सहज नहीं है। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब्रजनाथ, बच्चन सिंह। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? विश्वनाथ जी का हो जाएगा। आगे चलते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। पंक्ति किसकी है? पद्माकर, घनानंद, ब्रजनाथ, नाभादास। तो रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी किसकी हो जाएगी दोस्तों? घनानंद की हो जाएगी। कि आपके जो रूप की जो रीति है वो हमेशा क्या है? अनुपम है। उसको जब 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 निहारा जाता है वो तब तब नई नई लगती है, और यही सौंदर्य का लक्षण कहा गया है। घनानंद में रहस्यात्मक प्रवृत्ति की झलक सूफी भावना और फारसी साहित्य की प्रेरणा से उनकी रचना के प्रस्तुत होने का प्रमाण उपस्थित करती है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये भी कथन दोस्तों हमारे विश्वनाथ जी का हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। यदि कोई से क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी आप बताइएगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको घनानंद के बारे में, आचार्य विश्वनाथ जी के जो कथन है वो लगातार पूछे जाते हैं, तो विश्वनाथ जी ने किसके बारे में, घनानंद के बारे में क्या क्या कहा है, उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, आ सकता है आपके लिए, वो मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।